कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो कहानी बन रही है, इससे आखिर लिख कौन रहा है? आज हम इसी कह सकते हैं कि एक वैश्विक शक्ति संघर्ष की बात करेंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये तो भविष्य की दिशा कौन तय करेगा उसकी लड़ाई है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि इस कहानी की जंग में आखिर दांव पर लगा क्या है। और ये सवाल शायद 21वीं सदी का सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधा इस पूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। पर क्या एआई की ताकत ही असली मुद्दा है या असली सवाल कुछ और है? देखिए, सवाल ये है कि इसकी कहानी लिख कौन रहा है। कौन ये तय कर रहा है कि हम सब इसे एक दोस्त की तरह देखें या फिर एक दुश्मन की तरह? इसी चीज को कहते हैं टेक नैरेटिव। मतलब वो कहानी जो ये तय करती है कि एआई हमारी जिंदगी में हीरो बनेगा या विलेन, है ना? क्या ये आज़ादी का एक जरिया है या फिर निगरानी का एक खतरनाक हथियार? और एक बात साफ है, जो इस कहानी को कंट्रोल करेगा ना, वही आने वाले कल को भी कंट्रोल करेगा। तो इस मैदान में कौन है? देखिए, 3 बड़े खिलाड़ी हैं और मजे की बात यह है कि तीनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो देखिए, एक तरफ है अमेरिका। उनकी कहानी है इनोवेशन और आज़ादी की, और वो इसे कैसे फैलाते हैं? ग्लोबल मीडिया और अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च के जरिए। फिर दूसरी तरफ आता है चीन। चीन बात करता है कंट्रोल और स्टेबिलिटी की, और इसके लिए वो बनाते हैं स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पर पूरी तरह से सरकार का कब्जा हो। और फिर तीसरा खिलाड़ी है यूरोप, जो कहता है अरे रुको भाई, पहले नियम और नैतिकता की बात होगी। ये जो लाइन है ना, ये अमेरिकी सोच को बिल्कुल साफ कर देती है कि अगर भविष्य बनाना है तो पहले उसकी एक जबरदस्त कहानी लिखनी होगी। और यहीं पर चीन और यूरोप का जो फर्क है वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, चीन कहानी नहीं लिखता, वो सीधा सिस्टम बनाता है, एक ऐसा सिस्टम जिससे शायद पूरी दुनिया इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ यूरोप है, जो टेक्नोलॉजी बनाने की रेस में शायद थोड़ा पीछे रह गया है, तो वो दुनिया का रेफरी बनना चाहता है। वो एक रूल बुक लिख रहा है कि टेक्नोलॉजी को कैसा होना चाहिए, उसे कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर अब एंट्री होती है भारत की, और भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। और सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या भारत दूसरों की लिखी कहानियों का सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर रह जाएगा या फिर वो अपनी कहानी खुद लिखेगा? देखिए, अपनी कहानी लिखने की ताकत तो भारत के पास है। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल, भारी मात्रा में डेटा और एक जोश से भरी हुई युवा आबादी, ये तीनों ही एआई के दौर में कामयाबी की सबसे बड़ी चाबियां हैं। और ये जो लाइन है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए एक चेतावनी की तरह है जो अपनी राह नहीं चुन रहा। क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर कहानी बाहर से लिखी गई तो भविष्य पर कंट्रोल भी बाहर वालों का ही होगा। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ कहानियों की नहीं है। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं, देखते हैं कि असली ताकत आती कहां से है। एआई की दुनिया में असली कंट्रोल, देखिए, इन 4 चीजों से आता है। पहला, डेटा का भंडार। दूसरा, सुपर फास्ट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, लैंग्वेज मॉडल्स, मतलब वो एआई दिमाग जो भाषा को समझते हैं। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, नियम बनाने का अधिकार। जिसके पास ये चारों चीजें हैं ना, वही असली बादशाह है। ये लाइन ये आज की हकीकत को बिल्कुल सीधे सीधे बयां करती है। अब जंग के मैदान जमीन पर नहीं रहे, वो शिफ्ट हो गए हैं अदृश्य डेटा सेंटर्स में, जहां दुनिया का भविष्य लिटरली कोड किया जा रहा है। तो देखिए, घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। जो असली और आखिरी लड़ाई है वो उस कहानी की है जो एआई और इंसानियत के रिश्ते की परिभाषा लिखेगी। आने वाले कल की लड़ाई मिसाइलों से नहीं, नैरेटिव से लड़ी जाएगी। जिसकी कहानी जीतेगी वही भविष्य जीतेगा। जरा इस लाइन की गहराई को समझिए। एआई सिर्फ वो नहीं है जो मशीन सीखती है। एआई वो है जो पूरी इंसानियत को उसके बारे में बताया जाता है। मतलब असली शक्ति कोड में नहीं है, असली शक्ति तो उस कोड के बारे में कही गई कहानी में है। और आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है, इस बनती हुई कहानी को सिर्फ सुनना है या फिर इसे लिखने में अपनी भूमिका भी निभानी है?